नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का किसान एक्सप्रेस सीरीज जो कि यूपी जीके पर आधारित क्लासेस हैं हमारी, उसमें हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठंडक का मौसम चल रहा है, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ऐसी ठंड में हम अपने आगामी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश एजीटीए कृषि प्राविधिक सहायक, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो अन्य प्रतियोगी एग्जाम्स हैं जो यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी आयोग के द्वारा कराए जा रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में जो यूपी स्पेशल का वेटेज है वो आपको यहाँ से मिलने वाला है, किसान एक्सप्रेस सीरीज से मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सीरीज आपकी निरंतर चलने वाली है। जब तक कि कोर्स को हम समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक ये अनवरत क्लासेस चलती रहेंगी। और इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपके बीच लाने वाला हूं कि यूपी स्पेशल का डर दूर दूर तक आपके पास नहीं आने वाला है। एक बार धमाकेदार शेयर के साथ हम सेशन को शुरुआत करने जा रहे हैं। आज 3 जनवरी है, बहुत अच्छा ठंडक पड़ रहा है और नदियों की बात कर रहे हैं। तो नदियों की बात हम आज से ही नहीं बल्कि 2 दिन पहले से ही कर रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में नदियों को हम पूरे विस्तार पूर्वक बातें कर रहे हैं। नदियों से आजकल जो पीवाईक्यू में पूछे जा रहे प्रश्न हैं सारे हमारे लेक्चर नोट्स में आपको मिलेंगे। हम इस प्रकार से लेक्चर डिजाइन करते हैं ताकि आने वाले समय में आपको बहुत कम समय में भी आप अपने यूपी स्पेशल को बेस्ट कर सकते हैं कि आपको रिवाइज करने के लिए बहुत इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। क्लास करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, मामला सुलट जाएगा उत्तर प्रदेश जीके का। ठीक है, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, पसीना नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करेंगे और एग्जाम को क्रैक करेंगे। बस ऐसा मन में विचार लाना है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियां, रिवर्स ऑफ यूपी की बातें कर रहे थे। मेन नदियों पर हम लोग टॉपिक 2 क्लासेस करा चुके थे, जैसा कि नदियों का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। जो बच्चा चैनल पर नया विजिट कर रहा है वो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि आने वाले क्लासेस का जो उसको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। एक विशेष सूचना आपको ये दी जा रही है कि किसी विशेष कारणवश सोमवार और शनिवार यानी कि कल और सोमवार को यूट्यूब की क्लासेस स्थगित रहेंगी। मंगलवार को निरंतर हमारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, ये 2 दिन का अवकाश रहेगा। मंगलवार को आपकी क्लासेस मिलेंगी। 2 दिन के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि 2 दिन तक आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए। किसी पर्सनल जो महत्वपूर्ण कार्य है, जिम्मेदार पर्सन होने के नाते हमको 2 दिन के लिए क्लासेस आपकी बंद करनी पड़ेंगी। मंगलवार से सुचारू रूप से हम आपके बीच आकर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इनको सुचारू रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन के लिए कष्ट करने का आप लोग थोड़ा हमारा भी सहयोग करें और मंगलवार से हम निरंतर क्लास में आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की नदियों की हम बात करते हैं तो किसान एक्सप्रेस सीरीज में अब हम बात करते हैं सबसे पहली नदी और इंपॉर्टेंट नदी पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी नदी साहब? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी पर हम विस्तार करने वाले हैं। तो ध्यान देना, जो हमारी नदी के बारे में हम बात करते हैं तो गोमती नदी, गोमती नदी, यहां पर हम आपको धार्मिक कहानियों के ऊपर भी ले चलेंगे और गोमती नदी के बारे में बताएंगे बढ़िया सी बातें आपको। तो गोमती नदी में सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक तो ये पहाड़ से नहीं निकली है, ना ही पठार से निकली है, ये मैदानी भाग से निकली है। तो ये मैदानी भाग की नदी है। पहला पॉइंट क्या है? या मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। मैदानी क्षेत्र की नदी है, मैदानी क्षेत्र की नदी है। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, मैदानी क्षेत्र की नदी है। ये गोमती नदी है। इसमें एक जौनपुर के पास सई नदी भी मिलती है। कौन सी? सई नदी भी मिलती है। दूसरा, इसका उद्गम की बात करते हैं। इसके उद्गम की जब हम बात करते हैं, जो मैदानी एरिया में है, तो इसका उद्गम साहब कहां है? तो गोमत ताल या फुलहर झील। कौन सा? फुलहर झील। गोमत ताल, कहीं कहीं गोमत ताल मिलेगा और कहीं कहीं फुलहर झील भी मिल जाएगा।
तो दोनों एक ही हैं, फुलहर झील या गोमत ताल। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पीलीभीत जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? पीलीभीत जिले में पड़ता है। ध्यान देना, एक बात हम आपको बताए थे कि पीलीभीत और महाराजगंज दो ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो एक राज्य और एक देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये उत्तराखंड और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, महाराजगंज बिहार और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यूपी के दो ही ऐसे जिले हैं। तो हमने बात की उद्गम इसका फुलहार झील गोमत ताल पीलीभीत से ये प्रारंभ होती है और ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? गोमती। गंगा की सहायक नदी है। यहां तक हमने बात कर ली कि गोमती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो गंगा की सहायक नदी। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। दूसरी बात हम करते हैं, इसमें अगला पॉइंट हम लिखते हैं, तो गंगा की सहायक नदी है, उसके साथ साथ ये गाजीपुर जिले के सैदपुर नामक स्थान पर सैदपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। यहां तक हमने बात की कि ये कहां पे गंगा नदी में मिलती है? तो गाजीपुर के सैदपुर नामक स्थान पर ये गंगा में मिलती है। जहां पर ये गंगा में मिलती है तो गोमती और गंगा जब मिलती हैं तो इसका जो संगम होता है, इसके संगम पर एक मंदिर बना है, मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर। कौन सा? मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर। मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर, महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। कहां पर? जहां पर गंगा और गोमती का संगम है वहीं पर मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। आप इसको नोट कर लेंगे कि मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर कहां बना हुआ है? यूपी में, जहां गोमती और गंगा का संगम है। यहां बात समझ में आ गई। उसके बाद यूपी में लगभग इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 960 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। 960 किलोमीटर। और कहा जाता है कि यूपी के अंदर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये यूपी के अंदर ही बहती है, पीलीभीत से बनती है और गाजीपुर में गंगा में समाहित हो जाती है। यहां तक हमने बात कर लिया। गोमती नदी के किनारे शहर की अगर हम बात कर लें तो शहर कौन कौन से बसे हैं? तो शहर बसा है अपना लखनऊ। कौन सा? लखनऊ बसा है। सुल्तानपुर और जौनपुर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखा कि सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर। अब बात आती है सुल्तानपुर की। तो सुल्तानपुर की एक तहसील है लमुआ। और लमुआ तहसील में एक स्थान पड़ता है जिस स्थान पर माना जाता है गोमती नदी को महामुनि ऋषि मुनि वशिष्ठ की पुत्री की संज्ञा दी गई है गोमती नदी को। और कहा जाता है कि इसमें जो गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या वगैरह का जो पाप होता है इसमें स्नान करने से धुल जाता है, या कोई भी पाप होते हैं वो इसमें स्नान करने से धुल जाते हैं। तो अयोध्या नरेश महाराजा श्री राम ने जब रावण नाम के एक ब्राह्मण का वध किया तो बाद में आए महामुनि वशिष्ठ जी के आज्ञानुसार उन्होंने इसी नदी में स्नान किया था और अपने धनुष को इसी नदी में धोया था। और उस स्थान को आज जाना जाता है, धोपाप नाम से जाना जाता है। धोपाप नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है।
आज वो स्थान पड़ता है सुल्तानपुर के लमुआ तहसील में। तो जो सुल्तानपुर के लमुआ तहसील वाले बच्चे होंगे जो अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, वो जरूर एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या ऐसा आप वहां गए हो, आपने वहां देखा है, क्या आज भी ऐसी परंपरा है वहां पर कि यहाँ पर कोई पाप वगैरह होते हैं, नहाने से धुल जाते हैं। धोपाप नाम का स्थान है जो सुल्तानपुर के लमुआ तहसील में पड़ता है। ये शहर हैं जो गोमती के किनारे बसे हैं। अच्छा, गोमती हमारे यहाँ से भी निकलती है, हमारे घर से महज 20-22 किलोमीटर दूर गोमती नदी निकलती है। और गोमती की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कठिना वगैरह नदियां हैं। गोमती फिर ये निकलती हुई सीतापुर होते हुए आपके लखनऊ एंट्री करती है। लखनऊ के बाद ये सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए ये गाजीपुर के सैदपुर नामक स्थान जो इसके नजदीक आगे चलकर बनारस भी आता है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो गोमती नदी के बारे में जो भी हमने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कट फैक्ट बताया, बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज नहीं लिखवाएंगे, ये बहुत सारे पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप फटाफट से इनको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे आपको एक और नई नदी पढ़ाते हैं। लिख लिया? चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी तरीके से एक नदी और पढ़ते हैं जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी है। सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कि आप लोग क्लास को बेहतरीन अंदाज में शेयर भी करते रहो। जितना ज्यादा क्लास को आप शेयर करोगे उतना ज्यादा बच्चे हमारी क्लास से जुड़ेंगे। और जो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा जो एजीटीए के लिए कोर्स चलाया जा रहा है शताब्दी बैच, उसका ऑफर का जो तिथि है आज शाम तक है। आज के बाद टेक्स्ट सीरीज और बैच आपको सेपरेट मिलेंगे, जिसमें जो प्राइस आपके बैच का है और टेक्स्ट सीरीज का वो अलग अलग आपको प्राइस में दिखेगा। आज शाम तक जो बच्चे आज परचेज करना चाहते हैं तो रात के 12 बजे तक वो बैच को परचेज कर सकते हैं। कल से उनको बैच और टेक्स्ट सीरीज अलग अलग मिलेगी, उसके प्राइस कुछ अलग अलग होंगे। तो आज रात तक ही आपके पास ऑफर है। जिन बच्चों के पास वीडियो पहुंच रही है या ऐसे आपके दोस्त जो बैच लेना चाहते थे उन तक आप क्लास जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का पता चल पाए कि ऐसा सर ने बोला। दूसरी विशेष बात कि हम एजीटीए का एक ऑफलाइन बैच का प्लान कर रहे हैं जो कि रिवीजन बैच के तौर पे माना जाएगा। यदि आप लोग ऑफलाइन बैच के इच्छुक हैं, यदि आप चाहते हैं कि नीलेश सर के द्वारा मुझे एजीटीए में साक्षात मार्गदर्शन मिले, आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से हमको पढ़ने का मौका मिले, तो इस वीडियो के अंत में आप कमेंट जरूर अपना रखिएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़कर अपनी मेहनत को और अच्छा करना चाहते हैं, कि हमारे साथ मिल करके और हमारे कदम से कदम मिलाकर कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग एक बार जरूर अपनी राय दीजिएगा। बाकी हम एक पोस्ट आपको शेयर करेंगे, एक कम्युनिटी बॉक्स में आप लोग उसको शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंचे जो बच्चा तैयारी करना चाहता है। तो हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। ये सोन नदी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सोन नदी, सोन नदी से बातें आती हैं निकलकर कि ये जो सोन नदी है साहब, इसका उद्गम कहाँ माना जाता है। तो इसका उद्गम की अगर हम बात करते हैं, उद्गम मतलब ये जहां से बनती है तो अमरकंटक की चोटी। कौन सी? अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी से ये निकलती है। और ये माना जाता है कि अमरकंटक की जो चोटी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे पड़ती है। एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये अमरकंटक की चोटी पड़ती है। कहीं कहीं कुछ किताबों में ये छत्तीसगढ़ मिलता है, कुछ किताबों में ये एमपी मिलता है, परंतु ये एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक की चोटी है। वहीं से ये नदी आपकी निकलती है। कौन सी? सोन नदी निकलती है। ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। ये भी पॉइंट लिख लेंगे, गंगा की सहायक नदी है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। यहां तक बात समझ में आ गया। बिहार की राजधानी पटना लिखेंगे, बिहार की राजधानी
बिहार की राजधानी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। मिल जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो हमने क्या बात की कि जो ये उद्गम है अमरकंटक की चोटी से निकलती है, गंगा की ये सहायक नदी है, बिहार की राजधानी पटना के समीप ये गंगा नदी में मिल जाती है। पटना जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है, आप जाओगे तो एक जंक्शन अभी भी आपको पाटलिपुत्र मिलेगा। पाटलिपुत्र से पटना बना और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा पटना का नामकरण किया गया था। इससे पहले ये पाटलिपुत्र हुआ करता था, मगध की राजधानी हुआ करता था। तो हमने यहाँ पर क्या बात की कि पटना के समीप ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? सोन नदी। यहां तक बातें समझ में आ गई? सोन नदी कितने क्षेत्र से होकर निकलती है? एमपी, यूपी, बिहार, 3 जगह ये बहती है। तो अब हम बात करते हैं, इसकी भी सहायक नदियां हैं। सोन नदी की भी सहायक नदी है। तो सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियां हैं, एक तो है साहब रिहंद नदी। कौन सी? रिहंद नदी। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिहंद नदी से। तो आप इसको थोड़ा इस कोष्टक में बना लोगे कि इसकी सहायक नदी रिहंद नदी, गोपद नदी, गोपद नदी, कुन्नड़ नदी, कुन्नड़ नदी, जोहिला नदी, जोहिला, जोहिला, ये इसकी क्या है? कुछ सहायक नदियां हैं। परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इंपॉर्टेंट है? रिहंद। इस पर एक बांध बना है। कौन सा? रिहंद बांध बना है। कौन सा बांध बना है? रिहंद बांध बना है। अब इस बांध से क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं कि रिहंद बांध कौन सी नदी पर बना है। तो यहां से क्वेश्चन आएंगे कि ये कौन सी नदी पर बना है। तो रिहंद कौन सी नदी पर बना है? रिहंद नदी पर बना है। किस पर बना है? रिहंद नदी पर बना है। यहां पर आप ध्यान रखोगे। और ये कहां पड़ता है? ये बांध बना कहां है? तो पिपरी नामक स्थान, पिपरी। और पिपरी ये कहां पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र ऐसा जिला जहां सबसे ज्यादा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। सोनभद्र ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों से के साथ सीमा बनाता है, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम देखते हैं कि जो रिहंद बांध है, रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में पिपरी नाम के स्थान पर बनाया गया है। बात करते हैं रिहंद बांध का नाम क्या है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। इसका क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। पंत सागर बांध। तो इसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। इसका पुराना अगर नाम पूछा जाए, इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो ध्यान देना, इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो क्या था? रेणु। क्या था? रेणु। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध नहीं, झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, यहां पर झील लिख लेना, झील। तो इसी रिहंद बांध के पीछे जो झील का निर्माण हुआ उसका नाम रखा गया गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। जो पुराना नाम क्या था इसका? रेणु झील था। क्या नाम था? रेणु झील था। अब ध्यान देना, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर रखा गया। ये गोविंद वल्लभ पंत जी कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत। इन्हीं के नाम पर देश की पहली कृषि यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1960 में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो आज आपके रुद्रपुर क्षेत्र में
आपके उधम सिंह नगर में, पंतनगर में पड़ती है, ठीक है, जो आज उत्तराखंड राज्य में आती है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जिसका पुराना नाम रेणु झील था, ये कहां पर है? रिहंद बांध के पीछे जो झील निर्मित हुई उसी का नाम है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लिख लेना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। झील क्या होती है? तालाब से बड़ी होती है, जलाशय होता है तालाब से बड़ा होता है, इसलिए झील बोलते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान में है, ठीक है। उदयपुर सब लोग जानते हैं, एक टूरिज्म प्लेस है, वहां बहुत से शरणार्थी, बहुत से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। ओल्ड सिटी, न्यू सिटी दो नाम से उदयपुर में है। बहुत सारी झीलें हैं, पिछोला झील, फतेह सागर झील, ठीक है, आपके जो जयसमंद में झील है। तो हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब आप बताओगे भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहां है? राजस्थान में पड़ती है, परंतु कहां पड़ती है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो आप सोन नदी के बारे में हमने आपसे जो भी चर्चा कर दी, आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट में बदल लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में अगर वाकई जान डाल के पढ़ना है तो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पर आना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। यूपी स्पेशल क्या होता है? डर भगाना है अपने मन से कि चुटकियों में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में रटा रटा के आपको मार दिया जाए, बहुत सारी किताबें बता दी जाएं। हम आपको थियरी पढ़ाएंगे महज 35 से 40 क्लास, और उसके बाद आपको 8 से 10 क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। उसके बाद आपको एक भी कंटेंट हाथ नहीं लगाना है, सारे के सारे प्रश्न आप धुआं धुआं करके आओगे एग्जाम में, ये वादा है, ठीक है। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगली नदी की बात करते हैं। सोन नदी हमने पढ़ लिया, गोमती नदी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अगली नदी जो तमसा या टोंस नदी भी कहते हैं। तो आगे की नदी जो तीसरे नंबर की नदी है आज की क्लास में हम पढ़ते हैं तमसा नदी। यहां पर इसको टोंस नदी भी कहते हैं। टोंस दो नदियां हैं, दोनों के बारे में हम बातें करेंगे। तमसा नदी, कहीं कहीं इसको तनसा नदी भी लिख देते हैं, तो तमसा नदी बोलते हैं इसको, तमसा नदी लिखेंगे। इसे टोंस नदी भी कहते हैं, इसे टोंस नदी भी कहा जाता है, इसे टोंस नदी भी कहा जाता है, इसे टोंस नदी भी कहा जाता है, नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे टोंस नदी भी कहा जाता है, पहला पॉइंट। अब ध्यान देना, एक टोंस और है, परंतु वो यमुना की सहायक नदी है, वो उसकी धारा यूपी में नहीं आती, इसलिए मैं यूपी में उसका जिक्र नहीं करूंगा। पहले इसको पढ़ाऊंगा, फिर उस वाली टोंस नदी को बताऊंगा। तो ये जो तमसा नदी है, इसे भी टोंस नदी कहते हैं। कहा जाता है कि सीता जी की जो बिछिया थी, रामायण में कहा जाता ना, सीता जी की जो बिछिया थी, सीता जी पैर नीचे लगाई थी वनवास जाते समय, तो ये जो तमसा नदी थी ना, इसी में बिछिया खो गई थी, तो इसको बिछिया चोरी नदी भी कहा जाता है पुराणों में, कि बिछिया चोरी कर ली थी सीता जी की, ये तमसा नदी थी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इसका उद्गम, कि इसका उद्गम कहां है। तो इसका जो उद्गम है, तो तमसा कुंड जलाशय, तमसा कुंड जलाशय, तमसा कुंड जलाशय, तमसा कुंड जलाशय जो कैमूर पहाड़ी में पड़ता है, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी में पड़ता है। और ये अगर जिला की बात करें तो मैहर, कैमूर पहाड़ी मैहर, और मैहर कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है?
एमपी में पड़ता है। तो अगर हम बात करें तमसा नदी कहां से उद्गम होती है, तो ये उद्गम होती है एमपी से होती है। कहां से होती है? एमपी से होती है। इनकी एक सहायक नदी है और ये खुद गंगा की सहायक नदी। किसकी? गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। अब बात करते हैं कि गंगा की सहायक नदी है और ये प्रयागराज से 30 किलोमीटर दूर एक तहसील पड़ती है मेजा। जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशियंट हिस्ट्री, पुरातात्विक स्रोत में पढ़ोगे तो पुरा पाषाण कालीन जो स्रोत मिलेंगे आपको इलाहाबाद के मेजा तहसील मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र, मादाहा क्षेत्र मिलेगा प्रतापगढ़ का, तो ये बेलन नदी घाटी का क्षेत्र मिलेगा। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत का भी विषय है। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो सारी चीजें जानोगे। तो हम बात करते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना यूपी की, तो ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदी है और लिखेंगे प्रयागराज के पास, प्रयागराज के पास या प्रयागराज के मेजा तहसील, प्रयागराज के मेजा तहसील में सिरसा नामक स्थान पर, सिरसा नामक स्थान पर, सिरसा नामक स्थान पर, सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। यहां तक हमने वार्तालाप कर ली कि कौन सी नदी में मिल जाती हैं, तो गंगा नदी में मिल जाती हैं। इनकी भी एक सहायक नदी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत में सहायक नदी। तो सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी। कहा जाता है कि बेलन नदी घाटी में चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य होते हैं वो कोल्डिहवा प्रयागराज से प्राप्त होते हैं। वो क्षेत्र वेलन नदी घाटी का ही है। तो सहायक नदी इसकी कौन सी है? वेलन नदी है। ये कहानी हमारे तमसा नदी से संबंधित है। तमसा नदी जिसे टोंस नदी भी कहते हैं। एक और टोंस नदी है जिसके बारे में हम अब चर्चा का विषय है तो बता देते हैं। एक टोंस नदी है जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है टोंस, परंतु वो जो टोंस नदी है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जहां से निकलती है वहीं से वो नदी निकलती है बंदरपुक्ष, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है बंदरपुक्ष से। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है देहरादून के पास कलसी नाम का एक स्थान होता है, वहीं जाके वो क्या होती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यूपी में उसकी कोई छाया नहीं है, कोई प्रवाह क्षेत्र नहीं है, इसलिए मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं, बस बता दे रहा हूं कि एक टोंस नदी है जो गंगा की भी सहायक है, एक टोंस है जो यमुना की भी सहायक है, जो बंदरपुच्छ से निकलती है और देहरादून के पास कलसी नामक क्षेत्र में यमुना नदी में मिल जाती है। आ गई बात समझ में? तो यहां तक हमने गोमती पढ़ी, सोन पढ़ी, तमसा पढ़ी। ये नदियां हमने आपके बारे में, यहां इन नदियों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कुछ और नदियों के बारे में जिनकी चर्चा करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं। जैसे आगे की नदी है एक, हम पढ़ने जा रहे हैं शारदा नदी। कौन सी नदी पढ़ने जा रहे हैं? शारदा नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं शारदा नदी के बारे में आपको बताता हूं। चलिए आगे हम बात करते हैं शारदा नदी के बारे में। और शारदा नदी जिससे कई प्रश्न बनते हैं, ठीक है। शारदा नदी, शारदा नदी से शारदा नहरें भी निकाली गई हैं। ये वाला जो टॉपिक है नहरों वाला, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम नदियों के बारे में जानते हैं। तो शारदा नदी, सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसका उद्गम,
तो इसका उद्गम की हम बात करते हैं कि शारदा नदी भाई साहब कहाँ से निकल कर आती हैं। तो इनके उद्गम पर जब हम चर्चा करते हैं, क्लास को शेयर करते रहिएगा धमाकेदार, जितना हो सके उतना शेयर करिए, घबराइएगा नहीं, सारी चीजें आपके पास होंगी बशर्ते आप धैर्य पूर्वक पढ़ाई करेंगे तब। देखो मौज मस्ती से पढ़ाई करो, चाहे आप शांत मन होकर पढ़ाई करो, फाइनली आपको याद होना चाहिए, चीजों को आप हल कर सको। जैसे मान लो आप अपने गांव में बैठे हो कहीं और कहीं वार्तालाप हो रही है, नदियों की बात चल गई, तो मान लो बहुत से लोग गांव में ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम ज्ञान होता है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए वाला मामला होता है, आधा तीतर आधा बटेर, तो वो इधर उधर की झोंकते रहते हैं। यदि आपको पूरा उसके बारे में ज्ञान है तभी आप वहां पर तर्क करेंगे, यदि आपके पास अधूरा ज्ञान है आप शांत बैठ जाओगे। तो अगर किसी को नहीं पता है तो उसको बताइएगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, लोगों को बताइएगा कि ऐसा नहीं ऐसा है, ताकि आप पढ़ रहे हो तो कम से कम अवेयर रहो और अपने साथ के लोगों को अवेयर करते रहो। अपने प्रदेश को जानने का सबको अधिकार है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो। कम से कम हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस प्रदेश में हमने जन्म लिया है, जिस प्रदेश में हम आए हैं अवतरण होकर जन्म लेकर, उस प्रदेश को तो हम जान लें। हम नौकरी की बात ही नहीं करते, हम अपने प्रदेश को जानने की बात करते हैं। तो ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में रहते हैं, जो अपने पड़ोसी राज्य को जानने की चेष्टा में हैं। आप अपने घर में कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, आप उस तक इस क्लास का लिंक शेयर करेंगे कि आप भी पढ़िए। देखिएगा कि हमारे सर आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इसमें देखिएगा कि यूपी स्पेशल आपको कितना हद तक ये फायदेमंद होने वाला है। ये यूपी पीएससी लेवल तक का क्वेश्चन आपको यहां से टच होगा, जो मिलान करने वाले, आपके कथन निष्कर्ष वाले जो भी प्रश्न आते हैं, हम इतना डीप जाके आपको पढ़ा रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम हो आप धर्राटे मार के निकाल दोगे। ठीक है, हम बात करते हैं शारदा नदी। तो शारदा नदी का उद्गम की बात अगर करते हैं तो शारदा नदी का जो उद्गम माना जाता है वो माना जाता है काला पानी। काला पानी, काला पानी माना जाता है। और ये काला पानी कहां पड़ता है? बृहद हिमालय में पड़ता है। कहां पड़ता है? बृहद हिमालय में पड़ता है। बृहद हिमालय में पड़ता है। और बृहद हिमालय में कहां पे? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। अब ये बात करते हैं पिथौरागढ़ साहब कहां आता है? तो यूके मतलब उत्तराखंड। ये यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं है, उत्तराखंड वाला है, ध्यान देना, उत्तराखंड। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उत्तराखंड में दो शहर हैं, एक हरिद्वार है एक दून है, तो आप बताना देहरादून और हरिद्वार। तो द्वार और दून क्या होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि द्वार और दून क्या होते हैं, फटाफट से आप लोग सभी लोग बताओगे। तो हमने देखा शारदा नदी, उद्गम काला पानी, बृहद हिमालय, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। दूसरा इसके अन्य नाम, कि इसके अन्य नाम भी होते हैं। तो शारदा जी के अन्य नाम भी होते हैं, क्या क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो अन्य नाम, शारदा जी के अन्य नाम क्या होते हैं? तो इनका नाम होता है काली, और उसके बाद महाकाली, महाकाली, काली गंगा, काली गंगा और काली। ये इनके नाम होते हैं किसके? शारदा जी के। और ये सरयू की सहायक नदी है। किसकी? सरयू यानी घाघरा। कहीं कहीं सरयू भी लिखा मिलेगा, अब तो पूरी नदी को सरयू नदी बोला जा रहा है, पहले यही घाघरा नदी होती थी और अयोध्या में जाके सरयू नदी बनती थी। ठीक है, तो सरयू नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी है। ये बात समझ में आ गया? किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी की सहायक नदी है। हम बात करते हैं भारत और नेपाल के साथ ये क्या करती है? पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये जो नदी है कौन सी? शारदा नदी, जो भारत और नेपाल के साथ
सीमा साझा करती है और पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यहां इसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। यहां इसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। महाकाली के नाम से जाना जाता है। किसको? शारदा नदी को। यहां पर इसको महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। कई बार महाकाली विवाद भी होता है। इसके किनारे जो शहर होते हैं वो कौन कौन से शहर हैं? पंचेश्वर, टनकपुर और बनवसा। बनवसा में डैम बना हुआ है, बैराज बना हुआ है, यहीं से शारदा नहर निकाली जाती है। तो ये कुछ शहर हैं, पंचेश्वर, टनकपुर, बनवसा। इन शहरों में से ये शारदा नदी होके गुजरती है। इसको काली, महाकाली, काली गंगा के नाम से जानते हैं। सरयू नदी की ये सहायक नदी होती है। भारत नेपाल के साथ ये सीमा साझा करती है, जिसको पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है भारत नेपाल के साथ, जहां इसे महाकाली नाम से जाना जाता है। इसके किनारे शहर पंचेश्वर है, टनकपुर है, बनबसा शहरों के साथ होकर ये पानी प्रवाहित करती रहती है। तो यहां तक हमने शारदा नदी के बारे में जान लिया, गोमती के बारे में जाना, सोन के बारे में जाना, तमसा के बारे में जाना। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम घाघरा नदी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगली नदी के बारे में बात करते हैं, घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी के बारे में बात करते हैं। आज यूपी की जो भी नदियां हैं इनको एक ही क्लास में समाप्त कर लेंगे और घाघरा नदी के बारे में पढ़ते हैं। घाघरा चोली एक पहनने वाला वस्त्र भी होता है। घाघरा नदी, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो घाघरा नदी में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसका उद्गम, सबसे पहले इसका उद्गम पूछा जाता है तो मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर ये कहां पड़ता है? तिब्बत। कहां पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। इसका उद्गम होता है। इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या हैं? तो अन्य नाम क्या हैं? तो एक तो नाम है इसका सरयू और कर्णाली। इसके कर्णाली भी इसका नाम है। कर्णाली, एक तो सरयू नाम है, दूसरा इसका कर्णाली नाम है। गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। माना जाता है बलिया और बिहार के बीच में ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी से हमने कितने पॉइंट लिखे कि एक तो इसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत, अन्य नाम सरयू, कर्णाली, और ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसके किनारे जो शहर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम शहर का नाम क्या लिखेंगे? बहराइच, बहराइच, सीतापुर, सीतापुर, गोंडा, वाराबंकी, अयोध्या। अयोध्या किसके किनारे बसा है? सरयू के किनारे बसा है अयोध्या, और उसके साथ साथ बलिया। ये कुछ क्षेत्र हैं जो किसके किनारे बसे हुए हैं? सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो सरयू नदी से यहीं से कुछ पॉइंट्स बनते थे जो हमने आपके बीच डिस्कशन किए। अब एक नदी यहीं पर और पढ़ लेते हैं जो कि बहुत छोटी नदी है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंडन नदी। कौन सी?
हिंडन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी। कई बच्चे हिंडन नदी के बारे में सुने होंगे, कल की क्लास में जब हम यमुना नदी पढ़ा रहे थे तो हिंडन नदी के बारे में जिक्र किए थे। इसका जो उद्गम होता है हिंडन नदी का, उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है शिवालिक श्रेणी। क्या होता है? शिवालिक श्रेणी होता है। शिवालिक श्रेणी होता है और ये कहां पड़ता है? यूके में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूके में पड़ता है। हिंडन नदी अगर बात करी जाए तो ये शिवालिक श्रेणी यूके में पड़ती है और ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। कौन सी? हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। यहां तक हम बात कर लिए कि यमुना की सहायक नदी है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि यूपी प्लस हरियाणा, यूपी प्लस हरियाणा की सीमा पर, जो कि दिल्ली के आसपास है, यूपी और हरियाणा की सीमा पर यमुना नदी में मिल जाती है। 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 यहां तक हमने बात की कि हिंडन नदी से संबंधित जो पॉइंट्स थे कि इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? शिवालिक श्रेणी से। ये किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। और ये यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो यूपी और हरियाणा की सीमा के पास यमुना नदी में मिलती है और ये यूपी के सहारनपुर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। ध्यान देना, सहारनपुर जिले से, सहारनपुर जिले से, सहारनपुर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रवेश करती है। इसके किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ। ये जो शहर हैं ये इसी के किनारे बसे हुए हैं, हिंडन नदी के किनारे। तो यहां तक हमने घाघरा नदी को भी पढ़ा, शारदा को पढ़ा, हमने सोन को पढ़ा, हमने गोमती को पढ़ा, हमने तमसा नदी को भी देखा, हमने घाघरा को भी देखा, हमने हिंडन नदी को भी देखा। अब हमारे पास कुछ नदियां ही बचती हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जैसे केन नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी। इन नदियों को पढ़ने के बाद हम यहाँ से अपने इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। नदियों वाले चैप्टर को काफी ज्यादा नदियां थीं, इसलिए हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक इसको डिवाइड किया। अगर हम चाहते तो इसको पार्ट 1, 2 में ही समाप्त कर सकते थे, परंतु एक क्लास में बहुत ज्यादा ये कंटेंट याद करना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता, इसलिए हम अध्ययन की सरलता, याद करने की तरलता को ध्यान में रखते हैं। इसलिए लेक्चर को हम थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं ताकि आपको चीजें बाउंस ना हो, आपके दिमाग में जो चीजें डाली जा रही हैं वो एज इट इज सेव होकर रहें, परमानेंट मेमोरी की तरह काम करें। आप इसको स्क्रीनशॉट में बदल लीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा ताकि हर एक क्लास हर बच्चे के पास तक पहुंच सके। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं, बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी के बारे में पढ़ते हैं। बेतवा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं कि बेतवा नदी क्या कह रही है। बेतवा नदी को भी हम लोग बेतवा नदी, हम लोग नदी के किनारे एक बेत मिलता था जिसको काट कर लाते थे। बहुत छोटे समय पे हम लोग जब जंगलों में जाते थे, हमारे गांव से लगभग लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर ही जंगल है, महेशपुर रेंज वाला, जहां पर बाघ का प्रकोप भी रहता है। अभी भी बाघ खेतों में देखे जाते हैं और पिछले 4 महीने से लगातार देखे जा रहे हैं।
हर साल कोई ना किसी को निवाला बनाते हैं यहाँ पर बाघ, क्योंकि ये जंगल का रेंज एरिया है। तो यहाँ जंगलों में जाते थे और लकड़ी एक होती थी झाड़ी, उसको काट के लाते थे, उससे जो डलिया वगैरह नहीं होती वो बनाते थे रखने उखने वाले। और इसका बेत जो होता है मास्टर लोग प्रयोग करते थे पहले प्राइमरी के स्कूलों में सटासट मारने के लिए। लपक जाता था, टूटता नहीं था, बच्चे के हाथ फूल जाते थे परंतु बेत नहीं टूटता था। ठीक है, तो बेतवा नदी, नाम याद आ गया बेत। तो बेतवा नदी से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो सबसे पहली बात आती है बेतवा नदी का उद्गम। तो बेतवा नदी का साहब उद्गम की हम बात करते हैं तो विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत जो कि रायसेन जिला। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताओगे एमपी का रायसेन जिला और किसके लिए फेमस है? यहां से कोई गुफा मिली थी क्या? क्या कोई अभिलेख मिला था क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि प्राचीन भारत के यहां से कौन से साक्ष्य मिले थे रायसेन जिले से। एमपी में पड़ता है रायसेन जिला, वहीं से ये नदी निकल कर आती है बेतवा नदी। कौन सी नदी निकल कर आती है? बेतवा नदी निकल कर आती है, जिसका उद्गम स्थान विंध्य पर्वत, रायसेन जिला, एमपी। अब ये जो बेतवा नदी होती है साहब, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना जी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है। ध्यान देना, यमुना की सहायक नदी है। कौन सी? बेतवा। ध्यान देना, यूपी के हमीरपुर जिले, यूपी के हमीरपुर जिले, यूपी के हमीरपुर जिले के समीप यमुना नदी में यूपी 91 हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है, मिल जाती हैं। किस में मिल जाती हैं? यमुना नदी में मिल जाती हैं। ध्यान देना, और इसकी भी कोई एक सहायक नदी है क्या? बिल्कुल है। तो इसकी जो सहायक नदी है उसको हम बोलते हैं धसान। सहायक नदी कौन सी है? धसान इसकी सहायक नदी है। कई बार पेपर में आता है कि बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? तो धसान नदी जो है वो बेतवा की सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। अब हमने यहाँ पर बेतवा नदी के बारे में बात कर लिया। अब एक नदी हमारे पास और बचती है। उत्तर प्रदेश में नदियों के सिलसिले में हम जो क्लास पढ़ रहे हैं उसमें एक नदी का और जिक्र हमें करना है जो कि बची हुई है केन नदी। तो नदी वाला जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर एक बच्चे को ये यूपी स्पेशल की क्लास, ये नहीं कि हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं तो आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेना, क्लास पढ़ना, क्योंकि क्लास पढ़ने से बहुत सारी चीजें याद होती हैं। ये जो हमारी कड़वी आवाज आपके जुबान, आपके मस्तिष्क तक जाएगी तो आपके मस्तिष्क में गूंजेगी, आपको याद कराएगी। ये ध्यान रखना कि अगर 1 घंटे की क्लास करते हो तो डेफिनेटली आप उसको 5 मिनट में बाद में रिवाइज कर सकते हो। ये मेरा दावा है कि अगर आप हमारी 1 घंटे की क्लास पढ़ते हो उसके बाद आपको 5 मिनट ही लगेंगे रिवाइज करने के लिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताना आप कमेंट बॉक्स में। तो अगर हम बात करते हैं नदियों की, तो आज नदियों का मामला हम यहीं पर सुलटा लिए कि नदियों को हम भरपूर तरीके से पकड़ लिए, अब उस पर कब्जा कर लिए। अब बचा हुआ है केन नदी और सिंध नदी। दो नदियों को बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेंगे। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, फिर हम पढ़ते हैं केन और सिंध नदी के बारे में। चलिए आगे हम बात करते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी को देखते हैं। केन का मतलब है
केन वो नहीं जिसमें हम लोग पानी भरते हैं, ठीक है, केन, कोल्ड ड्रिंक की भी केन आती है ना, वो केन नहीं है, नदी है ये केन। तो केन नदी के बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केन नदी से संबंधित। भैया आप लोग सेशन को शेयर करते रहिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है उत्तर प्रदेश जीके की, तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। जितना ज्यादा मात्रा में आप क्लास को शेयर करोगे, उतनी ज्यादा मात्रा में बच्चे क्लास से जुड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से अपने क्लास को पकड़ पाएंगे। दिख रहा है ना, सही ब्लर तो नहीं दिख रहा है ये? हाँ ठीक है, सही दिख रहा है। तो केन नदी की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी एक यमुना की सहायक नदी होती है। किसकी सहायक नदी होती है? यमुना की सहायक नदी होती है, ध्यान देना। तो केन नदी के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको उद्गम के बारे में हम देख लेते हैं कि उसका उद्गम क्या है केन नदी का। तो कैमूर श्रेणी, कौन सी? कैमूर श्रेणी जो है, और ये कहां पड़ती है? एमपी। तो ये केन नदी का भी उद्गम स्थान कहाँ है? एमपी में पड़ता है। यमुना की सहायक नदी होती है। किसकी? यमुना की सहायक नदी होती है। तो ये पॉइंट है कि ये यमुना की सहायक नदी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका अन्य नाम भी है। तो केन नदी का अन्य नाम क्या है? कर्णवती। क्या है? कर्णवती। एक कर्णावती जो रानी थी गुजरात की, उन्हीं के नाम पर अहमदाबाद का शहर कर्णावती किया गया है। कर्णावती, ठीक है, अहमदाबाद का, ठीक है। तो हम बात करते हैं केन नदी के बारे में। तो केन नदी कहां से निकलती है? उद्गम कैमूर पहाड़ी से निकलती है, जो कि एमपी में है, और यमुना की सहायक नदी है। अन्य नाम इसका कर्णवती है। ध्यान देना, यूपी के बांदा जिले में चिल्ला नामक गांव के पास, चिल्ला रोड पर आप लोग, यूनिवर्सिटी भी है, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चिल्ला रोड पे ही है। उसी चिल्ला नामक गांव के पास ये यमुना में मिल जाती है। तो लिखेंगे यूपी के बांदा, मतलब यूपी 90। तो यूपी के बांदा जिले, बांदा जिले के समीप यमुना नदी के पास, यमुना नदी के या यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में, यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? केन नदी किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहां तक ध्यान रखेंगे कि यूपी के बांदा जिले के समीप ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। यहां से आने वाला एक अजीबोगरीब प्रश्न, जो चौंका देने वाला प्रश्न है, वो भी हम आपको बताते हैं। इसकी सहायक नदी, अगर इसकी सहायक नदी पूछ लिया जाए केन नदी की, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? उर्मिल है और सुनार नदियां हैं। तो एक आती है इसकी उर्मिल नदी। उर्मिल, लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी जी का नाम था उर्मिल या उर्मिला। तो इसकी सहायक नदी क्या है? उर्मिल इसकी सहायक नदी है। अब क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन आता है सजर पत्थर। सजर, सजर पत्थर विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध पत्थर माना जाता है, माना जाता है, जो केन नदी से प्राप्त होता है, जो केन नदी से प्राप्त होता है, जो केन नदी में मिलता है, जो केन नदी में मिलता है, जो केन नदी में मिलता है। तो अब बताओ, यहां से जो प्रश्न आया हुआ था, अगर आप इसको सही से ढंग से ना पढ़ते, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था। कि अब क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जहां पर विश्व प्रसिद्ध सबसे कीमती
पत्थर, सजर पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो केन नदी में पाया जाता है। और केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? तो साहब कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ है? एमपी में है। और यमुना में साहब ये कहाँ पे मिलती है? तो बांदा जिले की चिल्ला गांव है, वहां पर ये यमुना नदी से मिल जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केन नदी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केन नदी को भूलेंगे नहीं, याद करेंगे। जो भी नदियां हैं हमने आपको पढ़ाई हैं, आप एक भी नदी को नहीं भूलेंगे, सारी की सारी नदियों को आप पढ़ेंगे। जैसे हमने नोट्स बनवाया है ना, जिस टाइप से आपको लिखवा लिखवा के हमने पढ़ाया है, ये सारी नदियां आप पढ़ोगे। मैं चाहता तो इसकी पीपीटी लगा के बोर्ड में एक दिन में सारी नदियां लिखो बच्चों। गोमती कहाँ? फुलहार झील, पीलीभीत मिल गई गाजीपुर में, खत्म, स्लाइड आगे बढ़ गई। फिर दूसरी नदी आ गई, फिर स्लाइड आगे बढ़ गई, फिर नदी आ गई। हम एक दिन में सारी नदियां पढ़ा देते तो क्या ऐसा मजा आता पीपीटी से? तो पीपीटी एक जहर है, ये ध्यान देना। पीपीटी से आप जल्दी पढ़ोगे, जल्दी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, परंतु आपको याद नहीं होगा। तुरंत तो आप याद हो जाएगा, जब आप 10 दिन बाद रिवाइज करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। परंतु ये वाली जो पीडीएफ दोबारा खोलोगे ना, तो आपको इसमें 95% ऐसा लगेगा कि हमें याद है। तो ये तरीका है। हम अभी पीपीटी को क्यों अडॉप्ट करें जब हमारे पास समय बहुत ज्यादा है? जिस समय हमारे पास समय कम होता है, हम उस समय पीपीटी का यूज कर सकते हैं। बशर्ते, मैं तो पीपीटी के बिल्कुल खिलाफ हूं कि पीपीटी से आप बिल्कुल पढ़ाई मत करो, क्योंकि आप पहले से तैयारी करना प्रारंभ कर दो, पीपीटी की नौबत ही ना आए। क्या जरूरत है हमको 1.5 महीने में कोर्स खत्म करने की, जब हमारे पास समय पर्याप्त है? हम अच्छी तरीके से एकदम मत मत के पढ़ेंगे कि कहीं से हमारा फिसल ना जाए। और जो पीपीटी की पढ़ाई होती है, ठेके की पढ़ाई होती है। जैसे हम लोग घर में घर बनवाते हैं ना, तो मिस्त्री होता है, जो कारीगर होता है, राजगीर होता है, वो 2 टाइप से काम करता है। एक दिहाड़ी पे मजदूरी करता है कि दिन का 600 रुपए लेगा, 700 रुपए लेगा, या वर्ग फीट के हिसाब से वो ठेका ले लेगा कि हमें इतने में करना है। जब वो दिहाड़ी पे काम करेगा तो धीरे धीरे अच्छा काम करेगा। जब वो ठेके में काम करेगा तो जल्दी जल्दी बस खत्म हो, बस खत्म हो, क्योंकि ठेका उसने ले लिया कि आपको इतने दिन में कवर कराना है, तो फिर तो वो खत्म कराएगा। मास्टर चाह रहा है कि हम 35 क्लास की बजाय 40 क्लास में सब्जेक्ट को खत्म करें। एक आज हमारे एक टीचर से बात हुई, तो वो टीचर चाह रहा है कि हम 35 से 40 मिनट में 40 क्लास में क्लास को खत्म करें, परंतु डायरेक्टर साहब का आदेश कि नहीं, आप खत्म करो, क्योंकि हमें इस महीने नया बैच चलाना है। तो अब किसी टीचर पे प्रेशर है कि आप खत्म करो, तो वो क्या करेगा बेचारा? स्किप करेगा, बहुत कुछ छोड़ेगा, पीपीटी लगा के उड़ेल देगा। आप सोचोगे हमारा कोर्स पूरा हो गया, आप सोचोगे सिर्फ कोर्स पूरा हो गया, पूरा नहीं होता है। क्योंकि आप जब सिलेबस से पेपर मिलाओगे ना, तो जमीन निकल जाएगी पैरों से। फिर बाद में क्या कर लोगे किसी का? जब आपके हाथ से नौकरी चली जाएगी, आप किसी के हाथ में कड़े डाल दोगे? अगर मान लो सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन नहीं बना पाए, क्या कर लोगे? बुराई करोगे इधर उधर जाके, उसका काम तो हो गया, चला गया। तो आप लोग समझिए, टाइम है आपके पास कि आप बिना पीपीटी से पढ़ाई करिएगा बिंदास, क्योंकि आपके पास टाइम है भरपूर। आगे हम बात करते हैं सिंध नदी के बारे में। हम किसके बारे में बात करते हैं? सिंध नदी के बारे में बात करते हैं। और आज की क्लास का अंतिम ये टॉपिक है। हमारे कृषि प्रावधिक वाले बच्चे समझ लेना इस बात को कि भैया आपके लिए समय बहुत बलवान है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मटर गश्ती करोगे तो पनीर बन जाएगा, ध्यान देना। और पनीर वो 3-4 साल तक नहीं पचेगा। फिर सिंध नदी की हम बात करते हैं। ये सिंधु नहीं है, ये काली सिंध नहीं है, ये सिंध नदी है। कौन सी है? सिंध नदी है। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो इसका उद्गम जो होता है वो मालवा का पठार होता है। क्या होता है? मालवा का पठार। मालवा का पठार जो होता है वो इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ है? एमपी में है। मालवा का पठार एमपी में इस नदी का उद्गम होता है। कौन सा? सिंध नदी का उद्गम होता है। माना जाता है कि यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। ध्यान देना, यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। आपको यूपी स्पेशल हम ऐसा पढ़ा देंगे कि 20 में 20 आप धुआं काट के आओगे पेपर में। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर सब्जेक्ट में धैर्य बना के रखे हुए हैं हम। जिस दिन आएंगे एक अलग सी रॉयल एंट्री होगी, क्योंकि हम लगातार डेमो क्लासेस करा रहे हैं। कंप्यूटर की फैकल्टी हमारे यहाँ रोज डेमो क्लासेस हो रही हैं। जिस दिन
हम 4-5 डेमो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बस हमें समय नहीं निकल पाए कि हम उनको बारीकी से थोड़ा जज कर पाए। आज रात में हम उनको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और कल डिसाइड करके हम आने वाले समय में आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी उपलब्ध कराएंगे, जिसकी डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी और पैडवेज की क्लासेस में आपको सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये यमुना की सहायक नदी है। माना जाता है कि इटावा और जालौन के बीच, कहीं कहीं कुछ किताबों में इटावा मिलता है और कुछ किताबों में जालौन मिलता है, परंतु ये जो यमुना में मिलती है तो इटावा और जालौन के मध्य, इटावा और जालौन के मध्य यमुना नदी में मिल जाती, यमुना नदी में मिल जाती हैं, यमुना नदी में मिल जाती हैं, यमुना नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित सारी वार्तालाप हमने कर लिया और कल हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि वाटर टावर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो 1-2 बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चों ने आंसर ही नहीं किया। आपसे फिर एक क्वेश्चन है हमारा, आप फटाफट से जवाब देना कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में इसको छापिएगा और आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित हम वार्ता कर लिए। उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। बाकी कुछ चीजें जो बची हैं मिसलेनियस हैं, जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन का आपके सामने प्रैक्टिस ला के रखूंगा। 500 क्वेश्चन से हम 5000 क्वेश्चन बना देंगे, वहां से यूपी स्पेशल आपका दम तोड़ देगा, क्योंकि हमारा जो एमसीक्यू सेशन रहता है बिल्कुल डिफरेंट रहता है यूट्यूब के इतिहास में। जब मैं एमसीक्यू कराता हूं तो बिल्कुल उनकी हड्डियां पीस के कैल्शियम निकाल देता हूं, ताकि आपको 500 प्रश्नों से 5000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बच्चे एमसीक्यू की डिमांड कर रहे हैं, मैं तब तक एमसीक्यू आपको नहीं दूंगा जब तक आप थियरी नहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्धित हूं। अपने आप से खुद से मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि मैं सर्वाधिक सिलेक्शन की कामना लेकर आया हूं शताब्दी बैच के रूप में, और सर्वाधिक सिलेक्शन लेकर जाऊंगा शताब्दी बैच के साथ। ये हमारी मेहनत, आपका सहयोग, हमारा संघर्ष एक दिन एक अच्छे सकारात्मक परिणाम के रूप में आएगा, बशर्ते आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। आप चीजें कैसी होंगी ये सब मेरे दिमाग में प्री प्लान्ड है, समय आते ही सारी चीजें आपके सामने होंगी। एजीटीए में जो मैंने वादा किया था उससे कहीं ज्यादा हमने आपके साथ निभाया, और आज ही नहीं बल्कि जब तक पेपर नहीं होगा तब तक वाईडी परिवार आपके साथ है। आपकी हर समस्या का निराकरण हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो यूपीजीके हो, चाहे कंप्यूटर हो। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आपको हिंदी मीडियम में ऐसा कंटेंट कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको भरोसा ना हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके विजिट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पे आके विजिट करें, आप कंपेरिजन करें, आपको अच्छा लगे आप बैच परचेज करके अपनी तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन यानी कि मंगलवार को हम एक साथ रूबरू होंगे। मैंने कहा ना कि शनिवार और सोमवार को क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी। क्लासेस ऑफ होने का कारण कि कुछ जरूरी काम पड़ जाने से वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी। यदि कोशिश रही तो शनिवार को मैं क्लास ले लूंगा, नहीं तो सोमवार को तो क्लास आपकी ऑफ ही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा कष्ट करें और हमारा सहयोग करें। हम आएंगे मंगलवार से फिर से पुनः उसी अंदाज में, एक बार नए जोश में, क्योंकि हम जितनी देर आपको पढ़ाते हैं फुल एनर्जेटिक मूड में पढ़ाते हैं, ताकि आप कभी बोर ना हो और आपके दिमाग में सारी चीजें पिरोती चली जाएं। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।